14th October 2021, The Hindu article Deconstructing Climate Finance. Developed countries are not close to meeting their targets. जो क्लाइमेट का यानी मौसम का जो वित्त है उसको समझने की कोशिश करना। जो विकसित देश हैं वो अपने टारगेट्स को मीट करने के पास नहीं हैं। In the run-up to the 26th conference of the parties of the UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), media reports have claimed that developed countries are inching closer to the target of providing $100 billion annually in climate finance to developing countries by 2025. The original target was 2020. जो 26वीं कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो पार्टीज हैं इस फ्रेमवर्क की, यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उस कॉन्फ्रेंस के पहले मीडिया रिपोर्ट्स ने ये दावा किया है कि विकसित देश पास आ रहे हैं अपने टारगेट के, जिसमें उनको $100 बिलियन एक साल में मुहैया कराना है क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में विकासशील देशों को 20-25 साल तक। द ओरिजिनल टारगेट जो शुरू में टारगेट था ये 2020 का था। This view has been bolstered by the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), which claimed that climate finance provided by developed countries had reached $78.9 billion in 2018. ये जो विचार है इसको और मजबूत किया है OECD के द्वारा, जिन्होंने दावा किया है कि क्लाइमेट फाइनेंस जो कि विकसित देशों के द्वारा मुहैया कराया गया था, ये राशि $78.9 बिलियन पहुंच गई थी 2018 में। These claims are erroneous. ये दावे गलती से भरे हुए हैं। First, the OECD figure includes private finance and export credits. पहली बात तो ये है कि OECD के जो आंकड़े हैं उसमें निजी फाइनेंस और एक्सपोर्ट क्रेडिट भी शामिल है। Developing countries have insisted that developed countries' climate finance should be from public sources and should be provided as grants or as concessional loans. विकासशील देशों ने ये आग्रह किया है कि विकसित देशों के द्वारा जो क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड किया जा रहा है ये पब्लिक स्रोतों यानी जनता के स्रोतों से होना चाहिए, और या तो ये ग्रांट्स के रूप में होना चाहिए या फिर ये सस्ते लोन्स के रूप में होना चाहिए। However, the OECD report makes it clear that the public finance component amounted to only $62.2 billion in 2018. लेकिन बहरहाल OECD की रिपोर्ट ने ये बात साफ कर दी है कि पब्लिक फाइनेंस का जो कंपोनेंट है, का जो भाग है, वो केवल $62.2 बिलियन था 2018 में, with bilateral funding of about $32.7 billion and $29.2 billion through multilateral institutions. जबकि बायलैटरल फंडिंग हुई थी, यानी एक देश जैसे दूसरे देश की मदद कर रहा है, वो $32.7 बिलियन था, और ऐसे संस्थान जो कि कई देशों में काम करते हैं उनके द्वारा $29.2 बिलियन मुहैया कराया गया था। Significantly, the final figure comes by adding loans and grants. महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरी में जो फिगर आ रही है, जो राशि आ रही है, यानी कि फाइनल फिगर, वो लोन और ग्रांट को जोड़ के आ रही है। Of the public finance component, loans comprise 74%, while grants make up only 20%. जो जनता के द्वारा प्रोवाइड मुहैया कराया गया भाग है उसमें से लोन्स 74% हैं और ग्रांट्स 20% बनाते हैं। The report does not say how much of the total loan component of $46.3 billion is concessional. रिपोर्ट ये नहीं कहती है कि
जो लोन का भाग है 46.3 बिलियन में से रिपोर्ट ये नहीं कहती है, रिपोर्ट डज नॉट से कि कितना लोन का भाग 46.3 बिलियन में से लोन का भाग कितना कंसेशनल वाला है यानी सस्ता वाला है। फ्रॉम 2016 टू 2018, 20% of the bilateral loans, 76% of the loans provided by multilateral development banks, and 46% of the loans provided by multilateral climate funds were non-concessional। 2016 से 2018 तक जो बायलेटरल लोन दिए गए थे, जो एक देश दूसरे देश को देता है, उसमें से 20% लोन और 76% उन लोन्स में से जो मल्टीलेटरल यानी कई देशों में काम कर रहे हैं डेवलपमेंट बैंक्स, वो जो प्रोवाइड करते हैं उसका 76%, और जो लोन कई देशों में काम करने वाले क्लाइमेट फंड्स प्रोवाइड करते हैं उनका 46% जो था वो कंसेशनल नहीं था, यानी सस्ता नहीं था, यानी उसमें डिस्काउंट नहीं था। Between 2013 and 2018, the share of loans has continued to rise, while the share of grants decreased। 2013 से 2018 तक लोन्स का जो शेयर है वो लगातार बढ़ता रहा और जो ग्रांट्स का शेयर है वो घटता रहा। The overwhelming provisioning of climate finance through loans risk exacerbates the debt crisis of many low-income countries। जो आच्छादित रूप से प्रोवाइड किया जा रहा है क्लाइमेट फाइनेंस लोन्स के द्वारा, इससे एक खतरा पैदा हो जाता है कि जो डेट क्राइसिस है लो इनकम कंट्रीज में वो और बढ़ जाएगी तेजी से, और पैनी हो जाएगी, बढ़ जाएगी और पेनफुल हो जाएगी। द OECD countries, the OECD reports on climate finance have long been criticized for inflating climate finance figures by including funds for development projects such as health and education, not only notionally target climate action, that only notionally target climate action। तो क्लाइमेट फाइनेंस पे OECD रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने बहुत लंबे समय से आलोचना की है, उनकी लंबे समय से आलोचना हुई है कि वो क्लाइमेट फाइनेंस की जो आंकड़े हैं उनको इन्फ्लेट कर देते हैं, यानी उनको बढ़ा देते हैं और उनमें ऐसे फंड्स को शामिल कर देते हैं जो कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए दिए जा रहे हैं, जैसे हेल्थ प्रोजेक्ट्स के लिए या शिक्षा के प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि क्लाइमेट एक्शन को केवल सोच विचार में ही टारगेट करते हैं, मतलब सचमुच में टारगेट नहीं करते, क्योंकि वो हेल्थ और एजुकेशन को टारगेट कर रहे हैं। ऑक्सफैम रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट फाइनेंस डिस्काउंट्स फॉर द क्लाइमेट रेलेवेंस ऑफ reported funds to estimate how much climate finance is actually targeting climate action, and also discounts for grant equivalence। जो ऑक्सफैम रिपोर्ट आती है क्लाइमेट फाइनेंस के लिए, क्लाइमेट फाइनेंस पे, वो जो रिपोर्टेड फंड्स हैं उनकी क्लाइमेट रेलेवेंस को डिस्काउंट करती है, यानी किस हद तक वो क्लाइमेट के लिए सुसंगत हैं उसको मद्देनज़र करती है, ये अनुमान लगाने के लिए, टू एस्टिमेट कि कितना क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो एक्चुअली क्लाइमेट एक्शन को टारगेट कर रहा है, और वो ग्रांट के बराबर इक्वलेंस को भी डिस्काउंट करती है कि कौन सी ऐसी ग्रांट है जो कि उसी प्रकार से क्लाइमेट को टारगेट कर रहा है। In contrast to the OECD report, Oxfam estimates that in 2017-18, out of an average of 59.5 billion of public climate finance reported by developed countries, the climate-specific net assistance ranged only between 19 and 22.5 billion per year। OECD रिपोर्ट के इस ठीक विपरीत ऑक्सफैम के जो आंकड़े हैं, अनुमान है, वो ऑक्सफैम अनुमान लगा रहा है कि 2017-18 में जो औसत रूप से 59.5 बिलियन
पब्लिक क्लाइमेट फाइनेंस रिपोर्ट किया गया था विकसित देशों के द्वारा। उसमें से जो क्लाइमेट के लिए स्पेसिफिक नेट असिस्टेंस था वो केवल 19 से $22.5 बिलियन के रेंज में था एक साल में। The hollowness of the OECD claims is also exposed by the accounts provided by the developed countries themselves in their biennial reports submitted to the UNFCCC। OECD के जो दावे हैं उसका खालीपन इस बात से एक्सपोज हो जाता है, उसका खुलासा हो जाता है उन अकाउंट्स के द्वारा जो प्रोवाइड किए गए हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा स्वयं ही अपने 2 सालाना रिपोर्ट्स में जो उन्होंने सबमिट किए हैं UNFCCC को। The 2018 biennial assessment of UNFCCC's Standing Committee on Finance reports that on average developed countries provided only $26 billion per year as climate-specific finance between 2011 and 16, even if these numbers are still open to challenge। 2018 की जो 2 सालाना असेसमेंट था UNFCCC की स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा जो कि फिनेंस पे थी, वो रिपोर्ट करते हैं कि औसतन जो विकसित देश हैं उन्होंने $26 बिलियन फंड ही हर साल में प्रोवाइड किया है क्लाइमेट के लिए जो स्पेसिफिक फाइनेंस है उस रूप में 2011 और 16 के बीच में। भले ये नंबर जो हैं अभी भी चुनौती के लिए ओपन है कि इतना भी दिया गया कि नहीं दिया गया। This rose to an average of $36.2 billion in 2017-18 और ये बढ़ के औसतन $36.2 बिलियन हो गया था 2017-18 में। Broken promises. US President Joe Biden recently said that the US will double its climate finance by 2024। US के प्रेसिडेंट जो बिडेन ने हाल में कहा था कि US जो है वो अपने क्लाइमेट फाइनेंस को यानी क्लाइमेट के लिए जो पैसा वो दे रहा है उसको डबल कर देगा 2024 तक। But any claim that such a pledge will make the US a leader in international climate finance is misleading। लेकिन अगर कोई भी दावा ये किया जाता है कि इस तरह की शपथ से जो यूएस जो है एक अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट फाइनेंस में लीडर बन जाएगा, ये गुमराह करने वाली बात है। इट इज़ कांग्रेस दैट विल डिसाइड ऑन द क्वांटम ऑफ ऑल। आखिरकार इस पर जो डिसीजन लेगा वो कांग्रेस लेगा, इसके क्वांटम पे यानी कितनी मात्रा में फंड दिया जाएगा। The US also has a history of broken commitments, having promised $3 billion to the Green Climate Fund under President Barack Obama, but delivering only $1 billion before President Donald Trump withdrew US support from the GCF। यूएस की एक हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है जिसमें उन्होंने अपने जो कमिटमेंट है, जो जुड़ाव है, जो उन्होंने कहा है, उसको प्रॉमिस किया है, उसको ब्रेक किया है। जैसे कि उन्होंने $3 बिलियन का वादा किया था ग्रीन क्लाइमेट फंड को प्रेसिडेंट बराक ओबामा के अंतर्गत, लेकिन उन्होंने डिलीवर किया केवल $1 बिलियन। इसके पहले कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस सपोर्ट को जीसीएफ से वापस ले लिया था। मिस्टर बिडेन इनिशियली प्रॉमिस्ड ओनली $1.2 बिलियन टू द जीसीएफ, which fell well short of what was already owed। मिस्टर बिडेन ने शुरू में दावा किया था, वादा किया था कि वो केवल $1.2 बिलियन का वादा किया था जीसीएफ को, ग्रीन क्लाइमेट फंड को, जो कि काफ़ी कम रह गया था जो पहले से वो ओ करते थे उसके मुकाबले में। In any case, the future focus of US climate finance is the mobilization of private sector investment, as John Kerry, special presidential envoy for climate change, made it clear during his recent visit to India। खैर कुछ भी हो, फ्यूचर में जो यूएस क्लाइमेट फाइनेंस का फोकस है वो प्राइवेट सेक्टर में के इन्वेस्टमेंट को तूल देने के लिए है, उसको हिला देने के लिए है, उसको चलायमान कर देने के लिए है। जैसा कि जॉन केरी जो कि खास प्रेसिडेंशियल एनवॉय हैं, डिप्लोमेट हैं क्लाइमेट चेंज के लिए जो आए हैं, उन्होंने साफ कर दिया था अपनी हाल की विजिट में इंडिया में। Alongside claims that a few $1 trillion of private investment were being mobilized। इन दावों के साथ कि
कुछ ट्रिलियन डॉलर्स का जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उसको मोबिलाइज किया जा रहा था, उसको मूव किया जा रहा था, उसको निकाला जा रहा था, कह सकते हैं मोबिलाइज करना वाले को हिला देना, चला देना, चलायमान कर देना। इन क्लेम्स के साथ साथ ही वॉज क्लियर, वो इस बात के पे साफ थे, दैट पब्लिक फाइनेंस वुड ओनली कंट्रीब्यूट टू डी रिस्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि अगर जनता का पैसा यूज़ किया जाता है वो केवल इन्वेस्टमेंट के रिस्क को ख़त्म करने का योगदान करेगा और कोई खास योगदान नहीं करेगा। एट द एंड ऑफ द डे द बल्क ऑफ द मनी कमिंग इन वुड बी थ्रू प्राइवेट फंड्स, और आखिरकार जो पैसा आएगा उसमें ज़्यादातर पैसा जो है वो प्राइवेट फंड से आएगा और डायरेक्टेड टू दोज प्रोजेक्ट्स जस्ट बैंकेबल, और उन प्रोजेक्ट्स की ओर वो केंद्रित होगा जो कि जिसके बारे में ये पैसे लगाने वालों का ये जजमेंट होगा कि वो बैंकेबल है, यानी कि उसमें इन्वेस्टमेंट करके आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, एंड नॉट सिलेक्टेड बेस्ड ऑन डेवलप्ड कंट्रीज प्रायोरिटीज एंड नीड्स। और इस बात को मद्देनज़र रख के ये सिलेक्ट नहीं किया जाएगा कि वो किन प्रोजेक्ट्स में फ़ंड लगाया जा रहा है, कि क्या जो विकासशील देश हैं उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उनकी ज़रूरतें क्या हैं। Regrettably, behind the rhetoric of mobilizing climate finance lies the grim reality of burdening the G77 and its peoples with a fresh load of green debt. और खेद की बात यह है कि ये जो बात बार बार दोहराई जाती है, रिटॉरिक किया जाता है, केवल दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बात कही जाती है कि क्लाइमेट फाइनेंस को मोबिलाइज किया जाएगा, इसके पीछे एक बहुत ही गंभीर सच्चाई है कि G77 को बर्डन करने की सच्चाई, उनके लोगों को बर्डन करने की सच्चाई एक फ्रेश ग्रीन लोन के बोझ से। Climate finance has also remained skewed towards mitigation despite the repeated calls for maintaining a balance between adaptation and mitigation. Climate finance थोड़ा सा टेढ़ा रहा है, मिटिगेशन की तरफ रहा है, कि रिस्क को कम करने की तरफ रहा है, इसके बावजूद कि बार बार कॉल किया जा रहा है कि एक बैलेंस बनाया जाए अडेप्टेशन और मिटिगेशन के बीच में। अडेप्टेशन का मतलब है किसी बात से एडजस्ट कर जाना, उसको अडेप्ट करना, जो भी बदलाव आता है उसके साथ अडेप्ट करना, और मिटिगेशन का मतलब है कि खतरे को कम करना। तो क्लाइमेट फाइनेंस जो है अभी मिटिगेशन की तरफ ज़्यादा जा रहा है और अडेप्टेशन की तरफ कम जा रहा है। The 2016 Adaptation Gap Report of the UN Environment Programme had noted that the annual cost of adaptation in developing countries could range from $140 to $300 billion annually by 2030 and rise to $500 billion by 2050. 2016 की जो अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट आई है यूएन एनवायरमेंटल प्रोग्राम की, उसने ये नोट किया था कि हर सालाना जो अडेप्टेशन की कॉस्ट है डेवलपिंग कंट्रीज में, विकासशील देशों में, हो सकता है कि वो $140 बिलियन से लेकर $300 बिलियन की रेंज में हो हर साल के लिए 2030 तक, और वो बढ़ के 2050 तक $500 बिलियन शायद हो जाए। Currently available adaptation finance is significantly lower than the needs expressed in the nationally determined contributions submitted by developing countries. अभी हाल में जो अडेप्टेशन फाइनेंस की उपलब्धता है वो महत्वपूर्ण ढंग से और भी कम है उसके मुकाबले में जो कि नीड एक्सप्रेस की गई है नेशनलिटी डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस के द्वारा, जो कि नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशंस के द्वारा, यानी जो राष्ट्रीय रूप से ये तय किया जाता है कि क्या कंट्रीब्यूशन उनको चाहिए, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज ने सबमिट की, यानी उनकी जो नीड है उसके मुकाबले में जो अवेलेबल एडेप्टेशन फाइनेंस है वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से कम है। Delivering on climate finance is fundamental to trust in the multilateral process. क्लाइमेट फाइनेंस के लिए डिलीवर करना जो है बहुत मूलभूत है, जिससे कि मल्टीलेटरल जो कई देशों में मिला के जो प्रोसेस है उसमें ट्रस्ट बढ़ेगा, भरोसा बढ़ेगा। Regrettably, while developing countries will continue to pressure
developed countries to live up to their promises, the history of climate negotiations is not in their favor. दुख की बात ये तो ये है कि जबकि जो विकासशील देश हैं वो अपना प्रेशर बनाए रखेंगे डेवलप्ड कंट्रीज के ऊपर कि वो अपने वादों को पूरा करें, लेकिन जो इतिहास है क्लाइमेट नेगोशिएशंस का वो उनके पक्ष में फिर भी नहीं है. Second article, The Quest for Causality, the Portrait of the Noble Masters of Metrics. नोबेल प्राइज के जो विजेता हैं वो नोबेल मास्टर्स, जो कि चीज़ों को नापने के बारे में नोबेल प्राइज जीत रहे हैं, उनकी एक पोर्ट्रेट यानी उनकी एक तस्वीर जो कि खींची जा रही है यहाँ पे. द क्वेस्ट फॉर कॉजालिटी, किस चीज़ का क्या कारण है उसकी खोज जो होती है. द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स नोबेल फॉर 2021, जो कि विषय है इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज का 2021 के लिए, इज डबली इम्पॉर्टेंट दिस एरा ऑफ बिग डेटा. ये जो एरा है, ये जो युग है बिग डेटा का, उसमें और भी डबल रूप से वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये जो कोशिश है, जो क्वेस्ट है. एवरी ईयर ऑन द सेकेंड मंडे ऑफ अक्टूबर, the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel, aka the Nobel Prize for Economics, is announced. अक्टूबर के सेकेंड मंडे को हर साल स्वरेजिस रिक्स बैंक प्राइज इकोनॉमिक साइंसेज में, जिसको कि एल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है और नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स भी उसको कहा जाता है, उसकी घोषणा की जाती है. दिस ईयर ऑन October 11, three econometricians, David Card, Joshua D. and Stan Guido W. Imbens, were given this distinct honor. इस साल में अक्टूबर 11 को तीन अर्थशास्त्री जो कि नबाई का काम करते हैं, नापने के एक्सपर्ट हैं, डेविड कार्ड, जोशुआ डी एंग्रेस्ट और गाइडो डब्ल्यू इम्बेंस, इन्हें दिया गया था ये एक बिल्कुल अलग थलग इज्जत यानी नोबेल प्राइज. Interestingly, David Card was awarded half the prize, while the remaining half was split equally between Angrist and Imbens. इंटरेस्टिंग बात यह है, दिलचस्प बात यह है कि डेविड कार्ड को दिया गया था आधा प्राइज, जबकि बाकी आधा जो है वो बराबर बराबर एंग्रिस्ट और इम्बेंस के बीच में बांट दिया गया था. Incidentally, every year the actual prize is awarded in a grand ceremony on December 10, which coincides with the death anniversary of Alfred Nobel. और हर साल ये जो असल में ये जो प्राइज़ है, इत्तेफाकन ये एक बड़ी भव्य सेरेमनी में दिया जाता है दिसंबर 10 को, जो कि एल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी जो है उसके साथ मिला हुआ आता है, यानी उसी तारीख को ये दिया जाता है. A connecting thread, the Nobel citation says that the prize was awarded for empirical labor economics and methodological contributions to the analysis of causal relationships. जो नोबेल प्राइज दिया गया उसमें जो लिखा गया है उसके बारे में, नोबेल साइटेशन, वो ये कहता है कि प्राइज इसलिए दिया गया था क्योंकि जो प्रैक्टिकल रूप से लेबर इकोनॉमिक्स के लिए और जो उसके मेथड, लेबर इकोनॉमिक्स में जो मेथड वाले जो योगदान है, जहाँ तक कि किस चीज़ का क्या कारण होता है, कॉजल रिलेशनशिप्स का कि विश्लेषण में जो मेथड बनाने का योगदान है, उसके लिए दिया गया है. All three have many more things in common beyond their interest in this aspect of economic metrics. तीनों जो वैज्ञानिक हैं या अर्थशास्त्री हैं, उनका और भी चीज़ें उनके बीच में कॉमन है. इसके पार की जो उनकी दिलचस्पी है इकोनोमेट्रिक्स के एस्पेक्ट में. Not surprisingly, they teach at some of the finest university in the world. और ये बात चकित कर देने वाली नहीं है कि ये जो तीन अर्थशास्त्री हैं ये दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते हैं.
Carr teaches at UC Berkeley, Angrist at MIT, and Imbens at Stanford. कार्ड यूसी बर्कले में पढ़ाते हैं, एंग्रिस्ट एमआईटी में पढ़ाते हैं और इम्बेंस स्टैनफोर्ड में पढ़ाते हैं. बोथ कार्ड एंड एंग्रिस्ट गॉट देयर पीएचडीज फ्रॉम प्रिंसटन. कार्ड और एंग्रिस्ट दोनों को पीएचडी प्रिंसटन से मिली थी एंड देयर डॉक्टरल सुपरवाइजर वाज द लेजेंडरी लेबर इकोनॉमिस्ट ऑली एशनफेल्टर. और इनके जो पीएचडी के सुपरवाइजर थे वो जाने माने लेबर इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था ऑली एशनफेल्टर. Imbens obtained his doctoral degree from Brown University, and all three are fellows of the Econometric Society, a rare honor among economists. Imbens ने अपनी पीएचडी डिग्री या डॉक्टरल डिग्री ब्राउन यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी और ये तीनों इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी के फेलोज हैं जो कि एक रेयर ऑनर है अर्थशास्त्रियों के बीच में. देयर लिस्ट ऑफ ऑनर्स इज एक्सटेंसिव. इनकी जो इज्जत देने की लिस्ट है वो बहुत विस्तृत है. But it is worth mentioning that the unique honor of being Guido Immens best man goes to Joshua Englist. लेकिन ये बात कहनी होगी और मूल्यवान होगा इसको कहना कि जो अद्वितीय ऑनर जो इज्जत है गाइडो इम्बेंस होने की, गाइडो इम्बेंस का बेस्ट मैन होने की, वो जोशुआ एंग्रिस्ट को जाता है. For me, this year's Nobel Prize for Economics is especially precious since it has been given to those making a methodological contribution for establishing causality. इस साल में जो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स का दिया गया वो खास तौर पे बहुत ही मूल्यवान है क्योंकि उसे मेथडोलॉजिकल योगदान के लिए दिया गया है, कॉजालिटी एस्टैब्लिश करने के लिए, कि कारण को बताने के लिए. Economics has always been interested in causal relationships, already evident from Adam Smith's book title, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. अर्थशास्त्र हमेशा दिलचस्प रहा है, हर साल हमेशा उसको दिलचस्पी रही है कॉजल रिश्तेदारियों में कि कौन सी चीज़ किस चीज़ को कारित करती है इस रिलेशनशिप में, जो कि एडम स्मिथ की के बुक का जो टाइटल है उसमें पहले से ही परिलक्षित है, जो एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड जो वेल्थ ऑफ नेशंस का जो कॉज है, कारण है. दिस इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन मैटर्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज कॉजल रिलेशनशिप्स आर क्रिटिकल फॉर मेकिंग पॉलिसी. ये खास तौर पे ह्यूमन बिहेवियर के मैटर्स में इम्पॉर्टेंट है जहाँ पे, क्योंकि जो कॉजल रिलेशनशिप्स हैं वो पॉलिसी नीति बनाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है. सपोज यू ऑब्जर्व दैट व्हेनेवर माय सिस्टर बाय शूज इट रेन्स इन भुवनेश्वर. मान लीजिए कि आप ये ध्यान देते हैं कि जब भी मेरी बहन जूते खरीदती है तो भुवनेश्वर में बारिश होती है. इफ दिस वाज अ कोइंसिडेंस और स्पूरियस कोरिलेशन देन वी हैव नथिंग टू वरी अबाउट. अगर ये महज एक इत्तेफाक है या एक खतरनाक कोरिलेशन है या फर्जी कोरिलेशन है तो हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. बट इफ दिस वाज कॉजल, लेकिन अगर इसके पीछे कारण है कि दोनों चीज़ों के बीच में एक चीज़ दूसरे का कारण है, then a flood prevention policy for Bhubaneswar would be to put an end to my sister's shoe shopping sprees. तब अगर कॉजल रिलेशनशिप है तो फ्लड को रोकने की जो नीति होगी भुवनेश्वर के लिए वो ये होगी कि मेरी बहन को के जो शूज़ खरीदने की जो भगदड़ है उसे रोका जाए, उसे ख़त्म किया जाए. This quest for causality is doubly important in this era of big data, where analysts simply look for patterns in the data and not for behaviors that might give rise to the data generating process. अभी के जो युग है बिग डेटा का, उसमें ये जो कॉजालिटी की जो कोशिश है, कॉजालिटी को प्राप्त करने की, कॉजालिटी को समझने की, ये दोहरी इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जहाँ पर जो विश्लेषण करता है वो
पैटर्न्स ढूंढते हैं उस डेटा में, और बिहेवियर को नहीं ढूंढते, जो कि उस डेटा जनरेटिंग के प्रोसेस को अराइज करा सकता है. When we observe two events A and B being correlated, जब भी हम देखते हैं कि दो घटनाएं हैं वो आपस में कोरिलेटेड हैं, कुछ आपस में रिश्ता है उनका, इन जनरल वी कैनॉट कंक्लूड दैट ए कॉजेज बी. सामान्यतः हम ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि ए की वजह से ही बी हुआ है, या ए बी को कारित करता है. Simply because a bunch of confounding factors that we have not taken into account may be present, or there may even be reverse causality. और ये इसलिए हम नहीं कंक्लूड कर सकते हैं, ये निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं कि ए ने बी को कारित किया था, इसलिए क्योंकि बहुत से और भी बंच ऑफ और भी मतलब कंफ्यूज करने वाले फैक्टर्स हैं जिनको हमने शायद अकाउंट में नहीं लिया है, और वो वहाँ मौजूद हो सकते हैं. और रिवर्स कॉजालिटी भी हो सकती है, यानी कि हम ये सोच रहे हैं कि ए से बी हो रहा है और एक्चुअली बी की वजह से ए हो रहा हो. A way out is to consider an experimental framework where we think of event A as a treatment and see what events it generates. और इसमें से बाहर निकलने का एक तरीका ये है कि हम एक एक्सपेरिमेंटल ढांचे को के बारे में सोचें, जहाँ पे हम ये सोचें कि जो इवेंट ए है वो एक ट्रीटमेंट है, और फिर हम देखें कि कौन से इवेंट को जनरेट करता है. However, even this is problematic. लेकिन बहरहाल ये भी मुश्किल वाला है. Once we offer a treatment to an individual, लेकिन बहरहाल ये प्रॉब्लम करने वाला है, क्योंकि अगर हम एक ट्रीटमेंट को एक इंडिविजुअल को ऑफर करेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू स्टडी द सेम इंडिविजुअल विदाउट द ट्रीटमेंट. तो उसी इंडिविजुअल को बिना ट्रीटमेंट के, बिना इलाज के स्टडी करना संभव नहीं है. जिसको हमने इलाज कर दिया है, इलाज के रूप में दवाई दे दी है. Therefore, we need to resort to statistical techniques. इसलिए हमारे लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम स्टैटिस्टिक्स के तकनीकों का इस्तेमाल करें. One type of statistical technique in this vein, which was introduced and popularized in economics by the winners of the 2019 Nobel Prize, Abhijit Banerjee, Esther Duflo. Incidentally, Angus was one of Duflo's PhD supervisors, and Michael Kremer, is called randomized control trial. और एक तरह की जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है इसी कलर में या इसी वेन में या इसी सोच विचार के अनुसार, जिसको शुरू किया गया था और पॉपुलराइज किया गया था इकोनॉमिक्स में, जो कि 2019 का नोबेल प्राइज जीते थे उनके द्वारा, अभिजीत बैनर्जी, एस्थर डफलो. और ये कहना होगा कि एंग्रेस जो है वो डफलो के पीएचडी सुपरवाइजर में से एक थे, और माइकल क्रेमर, जिनको ये कहा जाता है कि वो जो टेक्निक है उसे बुलाया जाता है कि रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल. In this approach, we compare the outcomes in the treatment and no treatment groups, just like in a mediocre trial, to establish causality, while guarding against things like contamination across the two groups. और इस अप्रोच में हम कंपेयर करते हैं कि क्या रिजल्ट होता है कि अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं किसी कंट्रोल ग्रुप का या दूसरे ग्रुप में का हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं. ठीक उसी प्रकार से एक मेडिसिन के ट्रायल में हम ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कॉजालिटी को, जबकि हम ऐसी चीज़ों से जैसे कंटामिनेशन अक्रॉस टू ग्रुप्स, उससे थोड़ा सतर्क रहना भी चाहते हैं कि एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में मिलावट हो जाती है या खराब चीज़ उधर पहुंच जाती है. दिस ईयर्स नोबेल प्राइज विनर्स यूज अ डिफरेंट टेक्निक कॉल्ड नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स. और इस साल के जो नोबेल प्राइज विनर्स हैं उन्होंने एक अलग टेक्निक यूज़ की है जिसको कहा जाता है नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स. टू कोट पीटर
फ्रेडरिक्सन, चेयर ऑफ द प्राइस कमिटी। अगर हम पीटर फ्रेडरिक्सन को कोट करें, जो कि प्राइस कमिटी के चेयरमैन हैं, sometimes nature or policy changes provide situations that resemble randomized experiments. कभी कभी प्रकृति या फिर नीतिगत जो बदलाव हैं वो ऐसी स्थितियां पैदा कर देते हैं जो कि रैंडमाइज एक्सपेरिमेंट्स के जैसे मिलते जुलते दिखते हैं। एंड द ब्रिलियंस ऑफ दोज स्कॉलर्स लाइज इन देयर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज दीज सिचुएशंस। और उन स्कॉलर्स की जो ब्रिलियंस है, जो इंटेलिजेंस है, वो इसमें है कि उन्होंने उनमें एबिलिटी है, काबिलियत है कि वो इन सिचुएशंस को रियलाइज कर लेते हैं और and identify the conditions under which causal links can be established using these naturally occurring phenomena। और उन कंडीशंस को भी पहचानते हैं जिनके अंतर्गत हम कॉजल लिंक्स को पता लगा सकते हैं ये नेचुरली occurring phenomena को यूज करके। टेक फॉर इंस्टेंस द वर्क ऑफ डेविड कार्ड। उदाहरण के तौर पे डेविड कार्ड के वर्क को लीजिए। With the late Alan Kruger, who many believed would have shared the Nobel on minimum wages, जो काम उन्होंने एलन क्रूगर के साथ किया था, जिसको कि बहुत से लोग ये विश्वास करते हैं कि उनको द्वारा भी ये नोबेल प्राइज शेयर किया जाना चाहिए था, कि जो वर्क डेविड कार्ड ने मिनिमम वेजेस पे किया है। टिपिकली इकोनॉमिस्ट बिलीव दैट रेजिंग द मिनिमम वेज विल लीड टू ग्रेटर अनएम्प्लॉयमेंट एज फर्म्स विल हायर फ्यूअर वर्कर्स। टिपिकल बात यह है कि आमतौर पे जैसे होता है कि इकोनॉमिस्ट जो हैं ये मानते हैं, विश्वास करते हैं कि अगर मिनिमम वेज बढ़ाई जाएगी तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि जो फर्म्स हैं और कम वर्करों को हायर करेंगी। In 1992, New Jersey increased its minimum wage, while neighboring Pennsylvania did not. 1992 में न्यू जर्सी ने अपने मिनिमम वेज को बढ़ा दिया था, जबकि बगल वाले पेंसिल्वेनिया ने ऐसा नहीं किया। Card and Kruger surveyed a large number of fast food workers on either side of the New Jersey-Pennsylvania border in this natural experiment and established that the higher wages had no impact on employment. कार्ड और क्रूगर ने सर्वेक्षण किया बहुत सारे फास्ट फूड वर्कर्स का, जो न्यूयॉर्क पेंसिल्वेनिया के बॉर्डर के दोनों तरफ उन्होंने सर्वेक्षण किया इस नेचुरल प्रयोग में, और ये स्थापित किया कि हायर वेजेस से का कोई भी असर एम्प्लॉयमेंट पे नहीं हो रहा था। द स्टडी हैज हेल्प्ड चेंज हाउ इकोनॉमिस्ट व्यू मिनिमम वेजेस। इस स्टडी ने मदद की है इस को बदलने में कि किस प्रकार से जो अर्थशास्त्री हैं वो मिनिमम वेजेस को देखते हैं। Today it is widely believed that minimum wages may not affect employment since firms may pass on the cost to consumers। आजकल ये विस्तृत रूप से विश्वास किया जाता है कि मिनिमम वेजेस हो सकता है एम्प्लॉयमेंट पर कोई असर न करें, क्योंकि जो फर्म्स हैं उन कॉस्ट को कंज्यूमर्स को पास ऑन कर देंगे। One drawback to natural experiments is that we cannot control who participates in them। एक जो ड्रॉबैक है, जो कमी है नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स की, वो ये है कि हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन उनमें भाग लेगा। दिस इज वेयर द वर्क ऑफ एंग्रेस्ट एंड इम्बेंस हैड बीन वेरी इंपॉर्टेंट टू इकोनॉमिक्स एंड अदर रिलेटेड फील्ड्स। और यही वो जगह है जहाँ पर जो एंग्रेस्ट और इम्बेंस का वर्क है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा था अर्थशास्त्र के लिए और उससे रिलेटेड फील्ड्स के लिए। Angrist and Imbens developed a framework and demonstrated how statistical techniques can be used to draw precise conclusions about causal relationships from natural experiments। Angrist और Imbens ने एक ढांचा विकसित किया और ये उन्होंने दिखा दिया कि कैसे स्टैटिस्टिकल जो तकनीकें हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत ही स्पेसिफिक, प्रिसाइज, एक्यूरेट कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए causal relationships के बारे में natural experiments। Finally, if you are looking to access some of the work of these scholars, you can find plenty of papers on Google Scholar। और आखिरी में यदि आप चाहते हैं कि आप इन स्कॉलर्स के वर्क को तक पहुँचें तो आप बहुत सारे पेपर्स पा सकते हैं गूगल स्कॉलर पे। Angrist is one of the authors of two excellent introductory books। Angrist एक ऑथर हैं
दो दो बहुत ही अभूतपूर्व, जो असाधारण और उत्कृष्ट इंट्रोडक्टरी बुक्स की, जो इंट्रोडक्शन दे के बताते हैं, जो ज़्यादातर इंट्रोडक्शन के रूप में जो बुक्स हैं, mostly harmless economics tricks and mastering metrics that are probably the most accessible of all their work. और ज़्यादातर जो दो किताबें हैं, हार्मलेस इकोनॉमेट्रिक्स और मास्टरिंग मेट्रिक्स, ये शायद जो है सबसे ज़्यादा ऐसी किताबें जो सब लोग पहुंच सकते हैं जिन तक। इमेंस इज द ऑथर ऑफ एन ऑल एनकॉम्पसिंग बुक। इमेंस एक ऑथर हैं, एक राइटर हैं, सब कुछ मिला के रखने वाली एक किताब की, जिसका टाइटल है कॉजल इन्फ्लुएंस फॉर स्टैटिस्टिक्स, सोशल एंड बायोमेडिकल sciences. David Card is one of the editors of several volumes of the Encyclopedic Handbook of Labor Economics. इवेंस ऑथर हैं एक सब कुछ शामिल करने वाली देने वाली बुक के, जिसका टाइटल है कॉजल इन्फ्लुएंस फॉर स्टैटिस्टिक्स, सोशल एंड बायोमेडिकल साइंसेस। एंड डेविड कार्ड, कई सारी वॉल्यूम्स हैं जो इंसाइक्लोपीडिया टाइप की, हैंडबुक ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स की, उसके एडिटर्स में से एक हैं। 14th October 2021, the third editorial. At a meeting of the countries aiding Afghans की मदद करना, India could contribute to international agencies working with displaced Afghans. भारत योगदान दे सकता है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज को, जो अफगान्स अपने जगह से डिस्प्लेस हो गए हैं, जो भागना पड़ा है, अलग हो गए अपनी जगह से, अपने घर से, उनके साथ काम करेगी। At a meeting of the countries with the world's highest GDP, the G20, Prime Minister Narendra Modi spoke about the looming humanitarian crisis in Afghanistan, especially as winter nears. उन देशों में जो कि सबसे ज़्यादा जिनका वर्ल्ड में हाईएस्ट जीडीपी है, यानी G20 देशों की जो मीटिंग पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताया, जो मानवीय बुरी हालत सामने खड़ी हो गई है अफगानिस्तान में, खासतौर पे जैसे जैसे विंटर नज़दीक आ रहा है। He also called for the international community to provide Afghanistan with immediate and unhindered access to humanitarian assistance. उन्होंने ये भी मांग की कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अफगानिस्तान को प्रोवाइड करे इमीडिएट और बिना किसी रुकावट के एक्सेस दे, यानी पहुंच प्रदान करे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए, मानवीय मदद के लिए। The meeting came as the UNHCR published a new appeal for funds, with a report that half the population, more than 20 million people, are in need of life-saving humanitarian assistance. ये मीटिंग तब आई जैसे कि UNHCR ने पब्लिश किया था एक नई अपील फंड्स के लिए, एक रिपोर्ट के साथ कि आधी पॉपुलेशन जो है, यानी 24 यानी 20 मिलियन से ज़्यादा की पॉपुलेशन ज़रूरत में है जिंदगी को बचाने वाली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस की। And the UN has received only 35% of the funds needed for its relief operations. और UN ने केवल 35% फंड्स रिसीव किए हैं जिसकी उनको ज़रूरत है अपने राहत के ऑपरेशंस के लिए। As a result of the Taliban takeover, most direct aid to the Afghan government has dried up. तालिबान टेक ओवर के परिणाम था ज़्यादातर जो सीधे सीधे मदद आती थी अफगान गवर्नमेंट को, वो सूख गई है। इट्स रिजर्व्स हैव बीन फ्रोजन बाय द यूएस। उसके रिजर्व्स को यूएस ने फ्रीज कर दिया है, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर सैलरीज टू बी पेड। और इससे असंभव हो गया कि सैलरीज दी जा सकें। Taliban government refusal to allow women to work and its stopping girls from schooling have made the situation more dire. तो तालिबान सरकार का जो मना करना है कि वो वेमेन को अलाउ नहीं करेंगे काम करने के लिए, और उसका जो लड़कियों को रोकना है स्कूल में जाने से,
उसने स्थिति को और भी बुरा कर दिया, और भी खतरनाक बना दिया है, और भी डिस्ट्रक्टिव बना दिया है. While recognition of the Taliban and any governmental engagement is a long way off, जबकि तालिबान को पहचानना और कोई भी सरकार का जो जुड़ाव है उससे, वो काफ़ी दूर है. The world is faced with the stark choice on how to ensure Afghanistan does not suffer further. कि कैसे सुनिश्चित करें अफगानिस्तान जो है वो और ज़्यादा सफ़र ना करे. At the summit, the EU committed $1.5 billion for Afghanistan. इस मीटिंग में यूयू ने, यूरोपियन यूनियन ने ये कमिट किया कि वो $1.15 बिलियन अफगानिस्तान के लिए देंगे, और उनके पड़ोसी देशों के लिए देंगे. द रेफ्यूजीज हैव फ्लेड, जहाँ पे जो रेफ्यूजीज हैं वो भाग के चले गए हैं. While other countries, including the US and China, pledged 1.1 billion at a donor conference in Geneva last month. जबकि यूएस और चाइना ने ये शपथ ली थी कि वो $1.1 बिलियन देंगे. एक डोनर कॉन्फ्रेंस में ऐसा उन्होंने कहा था जिनेवा में पिछले महीने. इंडिया हैज नॉट अनाउंस्ड एनी मॉनेटरी और फूड असिस्टेंस. भारत ने कोई भी पैसे की असिस्टेंस या फूड असिस्टेंस अनाउंस नहीं की है. The PM's words are a welcome sign that the government remains seized of the welfare of ordinary Afghans, as New Delhi has closed its embassy but maintains only a limited exchange with Taliban officials in Doha. प्रधानमंत्री जो शब्द हैं वो एक स्वागतपूर्ण चिन्ह है कि सरकार पकड़े बैठी हुई है, रिमेन सीज्ड, उस वेलफेयर के बारे में जो आम आदमी को मिलना चाहिए, आम अफगान को मिलना चाहिए. जैसे कि न्यू दिल्ली ने अपनी एम्बेसी बंद भी कर दी है और वो केवल एक सीमित एक्सचेंज बना के रख रहा है तालिबान ऑफिशियल्स के साथ दोहा में. यानी उनका जो थोड़ा बहुत लेन देन है तालिबान ऑफिशियल्स के साथ दोहा में. गिवन द मैनर ऑफ द तालिबान टेक ओवर इन अगस्त, इस प्रकार से तालिबान ने अगस्त में टेक ओवर किया देश का, विद सपोर्ट फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से सपोर्ट के साथ साथ, मेंटेनिंग लिंक्स विद टेरर ग्रुप्स इंक्लूडिंग those that target India, leaves the government hard put to increase its engagement. जिस तरह से तालिबान ने टेक ओवर किया है अगस्त में पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ, अपने लिंक्स को बना के रखते हुए टेरर ग्रुप्स के साथ, आतंकवादी ग्रुप्स के साथ, जिसमें वो ग्रुप्स भी शामिल हैं जो कि इंडिया को टारगेट करते हैं, तो ये इंडिया को मुश्किल स्थिति में डाल देता है कि वो अपना एंगेजमेंट बढ़ाए, अपना कार्यकलाप बढ़ाए, या और टू सेंड एड डायरेक्टली टू द न्यू रिजीम, या डायरेक्टली एड भेजे, यानी मदद भेजे नए राज्य को, न्यू रिजीम को, नए राजपाट को. बट इंडिया कुड कंट्रीब्यूट टू इंटरनेशनल एजेंसीज दैट आर वर्किंग विद डिस्प्लेस्ड अफगान्स. लेकिन इंडिया चाहे तो अपना योगदान दे सकती है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज को जो कि अपने प्रतिस्थापित हो गए अफगान, उनकी मदद के लिए, particularly for about 1 million children at the risk of starvation, और ख़ास तौर पे उन 1 मिलियन चिल्ड्रन के लिए जो कि भुखमरी के रिस्क पे हैं, खतरे पे हैं. It could also help Iran and the Central Asian states that are housing refugees with monetary assistance. भारत ये भी कर सकता है कि वो ईरान और सेंट्रल एशियन स्टेट्स की हेल्प करे जो कि शरणार्थियों को घर दे रहे हैं, उनको रुकवा रहे हैं. मॉनेटरी असिस्टेंस के साथ मदद हम कर सकते हैं उनकी. The government could also consider liberalizing its visa regime for goodwill gesture. और सरकार भी ये कोशिश कर सकती है कि वो अपने वीज़ा के राज्यपाट को, यानी वीज़ा के व्यवस्था को जो और खुलेआम पर खुला कर दे,
जो कि इस क्षण पे which at the moment has cancelled all prior visas to अफगान नेशनल। तो भारत ने जो है सारे पहले के वीज़ा जो थे अफगान नेशनल्स को वो सब कैंसिल कर दिए हैं एंड इज रिलीजिंग वेरी फ्यू ई वीज़ाज फॉर अफगान्स डेस्परेट टू ट्रैवल हियर। और वो कुछ ही ई वीज़ाज दे रहे हैं उन अफगान्स को जो कि जो यात्रा पे इंडिया आने के लिए बहुत बुरी तरह से परेशान हैं। As a goodwill gesture, India could once again send food aid, including wheat, grain, fortified biscuits, and other packaged food directly to Kabul. एक गुडविल के जेस्चर के रूप में कि अच्छी सोच के हाव भाव के रूप में भारत ये कर सकता है कि वो फिर से खाना भेज सकता है जिसमें कि वीट हो, ग्रेन हो, ऐसे बिस्किट्स हों जिसमें कि आयरन की मात्रा ज़्यादा है, और दूसरा पैकेज फूड, और ये सब वो काबुल को भेज सकता है सीधा। क्लियरली द इम्पेरेटिव टू एक्ट इज नाउ। साफ तौर पे एक्ट करने की ज़रूरत अब है। एट व्हाट द यूएन सेक्रेटरी जनरल हैज कॉल्ड मेक और ब्रेक मोमेंट फॉर द अफगान पीपल, जिसको यूएन सेक्रेटरी ऑफ जनरल ने कहा है कि ये अफगान के लोगों के लिए या बनाने या बिगाड़ देने वाला क्षण है। एंड साफ तौर पे जो ज़रूरत, बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है एक्ट करने की, यानी कुछ काम करने की, वो अब है। जो कि यूएन सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि बनाने वाला या बिगाड़ने वाला क्षण है अफगान के लोगों के लिए। एंड टू हीड द वार्निंग दैट इफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी which includes regional leaders like India does not help stave off the unfolding humanitarian crisis, not only Afghans but also the rest of the world will pay a heavy price. एंड जो चेतावनी आ रही है उसको उस पर ध्यान देते हुए यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो जिसमें कि रीजनल लीडर, भारत जैसे रीजनल लीडर, क्षेत्रीय लीडर भी शामिल हैं, वो एक बार फिर से फूड की एड को भेजेंगे जिसमें कि वीट शामिल है, ग्रेन शामिल है, फोर्टिफाइड बिस्किट शामिल है और दूसरे पैकेज फूड भी शामिल है, वो डायरेक्टली काबुल को भेजेंगे। क्लियरली द इम्पेरेटिव टू एक्ट इज नाउ। और साफ बात तो ये है कि समय आ गया है एक्ट करने के लिए अभी। और नॉट ओनली अफगान बट ऑल्सो रेस्ट वर्ल्ड विल पे अ हेवी प्राइस। और अगर ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है वो मदद नहीं करता कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, बुरी हालत है, ये अनफोल्ड हो, तो उसको अलग करने में मदद नहीं करता, तो न केवल अफगान बल्कि पूरी दुनिया ही इसका बहुत भारी प्राइस अदा करेगी।